परिणाम भले जिसके हाथ में आए, वोटिंग परसेंटेज महागठबंधन का पिछली बार से बहुत अच्छा रहा है इस बार। हर बार की भांति इस बार भी भले जो भी बड़े भाई बन जाएं, लेकिन छोटे भाई और अहम भाई के भूमिका में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में नजर आ रहे हैं। ये दोनों नीतीश कुमार के अंदर वो गुण है ना जो कभी भी बिहार के राजनीति का काया पलट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार ने वो काम किया। जो लोग पिछली बार आते थे छठ पूजा में आकर वापस चले जाते थे, वोट करने के लिए नहीं रुकते थे, वो वोटिंग करने के लिए इस बार रुके हैं कि हाँ भाई इस बार रुक के वोट करके ही जाते हैं। तमाम कारण है जो जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई जो इतिहास रहा है कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। इस बार वैसा नहीं होने वाला है। इस बार चांसेस ये हैं कि भाई जो सत्ता है, जिसके हाथ में सत्ता है उसके हाथ में सत्ता रहेगी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल को देखकर हुई है, इसमें 2 दिन पहले एनडीए जीत रही थी, अब महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। रोजगार लोगों के बीच समस्या है, नौकरी समस्या है कि भाई बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, वो अपने आप को स्टैब्लिश बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गांधी मैदान में और गांधी मैदान में हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, एक वसीम रजा और एक अभिषेक श्रीवास्तव। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। लगातार ग्राउंड पे घूम रहे थे, ग्राउंड पे कवरेज कर रहे थे और जानते हैं कि माहौल क्या है और एग्जिट पोल में जो है एनडीए गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। तो बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे हैं। सबसे पहले द पंचायत में आपके समक्ष बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि मैं कोई वरिष्ठ नहीं हूँ, हाँ थोड़ी बहुत दाढ़ियाँ पक गई है। बात बिहार चुनाव के परिणाम की है जी। बिहार चुनाव का परिणाम कल तकरीबन शाम या रात अंधेरी आ जाएगी। मालूमात जिस तरीके से एग्जिट पोल को देखकर हुई है, इसमें 2 दिन पहले एनडीए जीत रही थी, अब महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोनों विषय में एग्जिट पोल को आम जनता ना माने, क्योंकि इसका इतिहास बिल्कुल अजीब है, बिल्कुल पुराना है। अगर बात 2024 के लोकसभा की जाएगी तो आप देखिएगा ठीक विपरीत परिणाम आया था। लेकिन बात अगर 2020 की जाएगी, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उस वक्त तमाम एग्जिट पोल महागठबंधन को जिता रहा था और अंत में महागठबंधन हार गया था। लिहाजा एग्जिट पोल बिल्कुल एक फार्मूला है आम जनता को कन्विंस करने का, एंगेज करने का। हम द पंचायत के माध्यम से कल तमाम परिणाम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से हम आपके साथ लाइव बने रहेंगे और उस परिणाम की जो मजबूती होगी वो आपकी होगी, तमाम दर्शकों की होगी। फिलहाल हम एग्जिट पोल पर आते हैं और एग्जिट पोल पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तमाम एग्जिट पोल एक तरह का कारोबार है। कारोबार और राजनीति में बहुत फासला है। आपने तमाम सीटों को मिला जुला के देखा जाए तो तमाम सीटों पर आप खुद गए थे, वहाँ की ज़मीनी स्तर की जानकारी हासिल की थी। तमाम जानकारी के मद्देनज़र आप भी बखूबी जानते हैं, उन्हीं परिणामों को मिला कर के ये सारे एग्जिट पोल अपना एक डेटा देते हैं। हालांकि डेटा में कुछ दिन पहले एनडीए जीत रही थी और अब महागठबंधन को जीतते हुए दिखाया इसलिए जा रहा है कि सच में महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। परिणाम भले जिसके हाथ में आए, वोटिंग परसेंटेज महागठबंधन का पिछली बार से बहुत अच्छा रहा है इस बार। हर बार की भांति इस बार भी भले जो भी बड़े भाई बन जाएं, लेकिन छोटे भाई और अहम भाई के भूमिका में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में नजर आ रहे हैं। तमाम वोटिंग परसेंटेज तेजस्वी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, एसआईआर के मुद्दे पर तमाम तरीके से बेहतर हुए हैं। आप कल जब परिणाम आ जाएगा, परसों जब वो परिणाम अखबारों में छप जाएगा, तो उसका लास्ट कॉलम जब आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि किस प्रकार वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ी थी उससे किसको फ़ायदा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार को फ़ायदा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने बखूबी अपना मास्टर प्लान चला था, 125 यूनिट फ्री बिजली और डीबीटी प्रोग्राम, जिसमें 10,000 महिलाओं के खाते में गया। ये दोनों नीतीश कुमार के अंदर वो गुण है ना जो कभी भी बिहार के राजनीति का काया पलट सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार ने वो काम किया। लेकिन इस वजह से एग्जिट पोल अब महागठबंधन के खाते में दिखाई दिया जा रहा है कि जो अंदर की बातें थी नीतीश कुमार के खेमे की जो बातें थी वो अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। नीतीश कुमार ये वही नीतीश कुमार है जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव सदन में कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार के लिए तमाम पत्रकार और आम बिहार की जनता ये जानती है कि नीतीश कुमार जो काम दाहिने हाथ से करते हैं वो उस काम की जानकारी बाएं हाथ को नहीं होती। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार ने 2025 में एनडीए के साथ तो मुकाबला किया, लेकिन 2020 के चुनाव का बदला लिया है। अब ये बदला कैसे लिया है इसका जो साफ दृश्य है वो आपको कल दिखाई देगा। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज अच्छा होगा, सीट परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे लेकिन अच्छे होंगे और वो फिर से बिहार की राजनीति में एक बड़ा रोल अदा करेंगे। चलिए फिर आना आपके पास। अभिषेक जी, आपने ग्राउंड पे क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है, लगातार ये भी देखा जाता है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, तो आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से एग्जिट पोल भी जो है कुछ दिन 2 दिन पहले तक एनडीए को दिखा रही थी, कल से महागठबंधन को दिखाने लगी हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पे आपने जिक्र किया। एक तो वोटिंग परसेंटेज और दूसरा आपने कहा एग्जिट पोल। देखिए, ये इतिहास बताया है कि भाई जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भाई जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे का जो कारण है उसका कारण ये है कि भाई नीतीश कुमार की सरकार ने बेहतर काम किए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोटिंग में अपना योगदान दिया। हालांकि देखिए, इसमें भी कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है उसको तुरंत अपडेट देना चाहिए था कि भाई कौन से लोगों ने, कौन से एज ग्रुप या फिर फीमेल मेल कितने कितने परसेंट में लोगों ने वोट किया है, उसको लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए। लेकिन हाँ, वोटिंग परसेंटेज को लेकर कहा जा रहा है कि भाई जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इस बार नीतीश कुमार के उस कामकाज को लेकर बढ़ा है। महिलाएं जो लगातार दावा करती हैं कि सेफ्टी जो है वो बढ़ा है नीतीश कुमार के शासन में, या फिर रिसेंटली जो 10,000 रुपये अकाउंट में दिए गए उसकी वजह से महिलाएं जो है घर से बाहर निकल के उसके बाद से वोट की हैं। पुरुष जो हैं वो इस बात के लिए वोट कर रहे हैं कि भाई मेरी घर की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नीतीश कुमार के शासन में है, इसलिए पुरुष ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस बार ये कहा जा रहा है कि भाई जो बाहर लोग हैं, जो दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, उनकी भागीदारी भी बढ़ी है, वो भी घर आए हैं, उसके बाद से वोट किए हैं। जो लोग पिछली बार आते थे, छठ पूजा में आकर वापस चले जाते थे, वोट करने के लिए नहीं रुकते थे, वो वोटिंग करने के लिए इस बार रुके हैं कि हाँ भाई इस बार रुक के वोट करके ही जाते हैं। तमाम कारण है जो जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई जो इतिहास रहा है कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, इस बार वैसा नहीं होने वाला है। इस बार चांसेस ये हैं कि भाई जो सत्ता है, जिसके हाथ में सत्ता है उसके हाथ में सत्ता रहेगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एनालाइज कर सकते हैं, परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो परसेप्शन, ये क्रिएशन जो है वो मैं बता रहा था आपको, एग्जिट पोल पे आते हैं। कई बार ये दावे किए गए हैं, कई बार ये आरोप लगा है कि भाई एग्जिट पोल जो बनाए जाते हैं वो रियल भी होते हैं और कई कंपनीज को पैसे भी खिलाए जाते हैं। कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि भाई फलाने कंपनीज ने एग्जिट पोल बनाया है, फलाने दल के हिसाब से बनाया है, इसका मतलब कि उसको वो पैसा दिया गया है, उस दल के द्वारा पैसा दिया गया है। तो एग्जिट पोल भी जो कह रहा है उसको फाइनल नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी वसीम भैया बता रहे थे कि भाई पहले एनडीए को कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार बन रही है, फिर कहा गया महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो कई बार क्या होता है कि जहां कैश बढ़ता है वहां पे वजन बढ़ जाता है। हालांकि देखिए, ये कहना मेरे जुबान से गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग बतौर पत्रकार काम करते हैं। लेकिन हाँ, जब एलिगेशंस लगते हैं, कई बार जब खबरें छपती हैं, हम भी खबरें करते हैं, तो फिर ये एलिगेशंस पे चर्चा करना। आपने ग्राउंड पे क्या महसूस किया? ग्राउंड पे जब जा रहे थे जनता के बीच में क्या क्या समस्याएं आ रही थी? मैं ये देखिए, रोजगार एक बड़ी समस्या है। रोजगार लोगों के बीच समस्या है, नौकरी समस्या है कि भाई बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए नीतीश कुमार शायद उतना बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर वहीं वापस आ जाते हैं एक चीज़ के कारण कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण हम तमाम चीज़ों को नहीं सह सकते हैं। चर्चा यही है, चर्चा यही है कि भाई एक चीज़ की नौकरी नहीं मिल रही है बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रहे हैं, इसके कारण हम
वो दौर याद करना नहीं चाहते हैं। कौन सा दौर? 90s का दौर। 90s के दौर में अभिषेक जी? मैं देखिए, लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी, यही कहा जाता है ना। हम कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लें, अगर 90s के दौर की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भाई लालू यादव के शासन में महिलाएं खुल के बाहर नहीं निकल पाती थी। ये अभिषेक श्रीवास्तव नहीं कह रहा है। अच्छा, एक सवाल ये हम लोगों लेंगे का point of view आपसे, एक बता सवाल हम लेंगे। क्या आप अपने आसपास पड़ोस के औरतों को आज भी 6 बजे के बाद घर से निकलने देते हैं आप? बिल्कुल। मेरी अगर अब घर की ही बात करूं, मेरी बहन इसी दौर में पढ़ाई की है और इसी दौर में उन्होंने कॉलेज किया है। इसी दौर में 7 बजे 8 बजे घर भी वापस आई हैं। मेरी मदर वर्किंग है। इसी दौर में मेरी माँ भी काम करके जब लेट होता है तो 7 बजे 8 बजे घर वापस आती हैं। तो मैं अपने घर की महिलाओं की बता रहा हूँ कि आज भी अगर ऐसे भी आसपास के लोग की बात करें तो आप आज भी देखेंगे कि महिलाएं, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैंने 90s का वो दौर नहीं देखा है क्योंकि मैं उस समय पैदा हुआ भाई, तो मैंने 90s का वो दौर नहीं देखा। लोगों से हम बातचीत करते हैं, लोग जो बताते हैं वही हम सुनते हैं और वही गढ़ंत कहानियां भी तो बनाई जा सकती है नहीं, अभिषेक जी। आपने नहीं, मैं आपसे मतलब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सच में 90 के दौर में पैदा हुए तो आप 90 के दौर को जिए नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, आपने कहानियाँ सुनी होगी। जब मैं बिहार के बारे में सुनता हूँ, तमाम दृष्टिकोण 90 से ही शुरू की जाती है। 90 से पहले बिहार में क्या जंगल राज नहीं था? क्या आम आसान तरीकों से घर की बच्चियां, लड़कियां, माँ, बहनें काम कर पाती थी? उस वक्त तो लालू यादव नहीं थे, उस वक्त तो तेजस्वी यादव नहीं थे, उस वक्त तो राजद नहीं थी। देखिए, एक बात समझने की कोशिश नहीं, मैं छोटा सा करेक्शन करूंगा। देखिए, आपने कहा कि उसके पहले का दौर, अभी हम जब खड़े हैं ना तो राजनीति में 2 धुर हैं। वो दो धुर हैं, एक नीतीश और एक लालू। लालू का जिक्र जो है 90s से ही शुरू होता है बिहार की राजनीति में। मैं आपको बताऊंगा, जब हम यहाँ बैठेंगे या जब बात करेंगे तो 2 धुर की बात पहले तो नहीं करेंगे, कभी नहीं। हम बिहार की बात करेंगे। बिल्कुल मैं दूसरी बात करूंगा। मैं पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अखबारों के पन्नों को छोड़कर थोड़ा सा विशेष अध्ययन कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि बिहार सच में पहली बार 1990 और 95 के युग में दिखा और जिया और खिला भी। और दूसरा जो युग था वो था 2005 से लेके 2010। यानी आप जिन 2 बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, 2 धुरों की बात कर रहे हैं, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरा नीतीश कुमार, ये दोनों लोग ने अपना पहला कार्यकाल बिहार के लिए खूब दिया है। तो 90 और 95 में जब ये कोई बोलता है ना जंगल राज, तो मैं मतलब बिल्कुल इसको अवॉइड करता हूँ। और मैं इसलिए करता हूँ देखिए, मैं इसलिए करता हूँ कि मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने एनसीआरबी की हर एक साल की रिपोर्ट पढ़ी है। अब कुछ लोग ये एक्सप्लेन कर देते हैं या एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि उस वक्त तो यह हाल था कि भैया रिपोर्ट भी ना लिखी जाती थी। भैया मानते हैं रिपोर्ट ना लिखी जाती थी, लेकिन बाद वाले जितने लोग थे ना उसको कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। आप जिस 90 से 95 की दौर की बात कर रहे हैं, उससे ठीक पहले 78 से लेकर 87 तक, या यूं कहें 67 से लेकर के 87 तक बहुत बुरा हाल बिहार ने जिया है। उस वक्त ये हाल था कि दलित नहीं थे, दलित एक कीचड़ की तरह हमारे और आपके बीच जी रहे थे। उनसे हम सिर्फ और सिर्फ अपने बल पर उनसे काम कराते थे, उसका उनको धन भी नहीं मिल पाता था। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने बहुत किया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिहार के लिए जितना उनको करना चाहिए था, उनके हाथ में 15 साल सत्ता थी, उन्होंने नहीं किया। उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, उनके साथी, उनके साझेदारों ने बिहार में विकास के नाम पर जितने पैसे आए उसको विस्तारित रूप से गबन कर लिया। जिसका मेरे को कंप्लीट कर लें, जिसका अभिशाप हम लोग बिल्कुल घुमा के देते हैं और कहते हैं कि 90 से 95 का दौर या 90 वाला जंगल राज, तो ये बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं इस बात को लेकर के मैं बार बार बोलूँगा कि जो 90 का दौर था वही आज भी है। आज क्या है कि पहले की बातें अखबारों में छपी नहीं, और आज जब हम जिंदा हैं, जब हम देख रहे हैं, तो इसको हम लोग
इस तरीके से बता रहे हैं कि अच्छा ये था, ये वो था। जब हमारी ज़िंदगी 20 साल और आगे बढ़ जाएगी और जब फिर कोई नए पत्रकार आएंगे तो वो फिर ये कहानी बताएंगे कि 90 से लेकर 2025 तक का दौर बहुत भयावह था। इतना भयावह था कि सड़कों पर स्टूडेंट नौकरी मांगने जाते थे तो लाठियाँ खाते थे। 90 से लेकर 2025 तक के दौर में ये भी बताएंगे कि हमारी माँ बहनों कभी काम नहीं करने जाती थी, फिर काम करने जब जाती थी तो उनको सड़कों पर नेताओं की गाड़ी के माध्यम से उठा लिया जाता था और उनका बीएचयू जैसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर रेप कर दिया जाता था। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक सीज़न है, एक जब उम्र बीत जाएगी, जब एक दौर निकल जाएगा तो फिर हम लोग भी इसी माध्यम से इस जो साल गुजरा है उस चीज़ को बयां करेंगे, हमारे बाद वाले बयां करेंगे। हाँ जी, मैं वसीम भैया की बात को बस यही कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो ग्राउंड पे लोगों से बातचीत करके जो चीज़ें निकली उससे बातचीत कर रहा हूँ। ये हर कोई दावा करता है भाई, हर कोई इस बात का जिक्र करता है कि दलित, महादलित, जो निचले तबके के लोग हैं, जो समाज मानता है कि भाई ये निचले तबके के लोग हैं, इनकी आवाज़ों को दबाया गया है, उनकी आवाज़ों को एक स्टेज दिया है लालू यादव ने। मैं ये कह रहा था कि भाई नीतीश कुमार की एक विफलता पे आप तमाम चीज़ों को जनता भूलना नहीं चाहती है कि भाई एक विफलता है कि वो इंडस्ट्रीज़ और नौकरी नहीं दे पा रही है बिहार को, तो वो उन तमाम चीज़ों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि भाई सेफ्टी है, लोग बाहर निकल पा रहे हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं बिहार में। जो रोड की बातें होती है कि लालू यादव कहते थे कि सड़क बनेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो जो एक लोगों के बीच चर्चा थी, उस चीज़ को लेकर कहते हैं कि भाई एक विफलता जो कि आगे नीतीश कुमार कर लेंगे तो फिर वो सारी विफलताओं को शायद जो सफलता है वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव एक चीज़ की है कि भाई हाँ, निचले तबके के लोगों को आवाज़ नहीं दी, लेकिन उसके बाद बाकी तमाम चीज़ों पे सवाल खड़ा होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभिषेक श्रीवास्तव बतौर पत्रकार जब लोगों से बातचीत करता है, लोगों के पास पहुँचता है, लोगों के बीच जो चर्चा होती है उसको मानने से गुरेज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ, लालू प्रसाद यादव के शासन में इस बात की चर्चा होती है कि जिन निचले तबके के लोग थे उनको लालू प्रसाद यादव ने आवाज़ दिया, लेकिन फिर एक बात की और चर्चा होती है, भाई आवाज़ दिए, लेकिन आज भी लालू प्रसाद यादव के लिए यादव मतलब तेजस्वी यादव हैं। आज भी लालू यादव के लिए यादव का मतलब तेज प्रताप यादव है। तेजस्वी तो A to Z की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, तेजस्वी को छोड़िए, तेजस्वी क्या कहते हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन आज भी इस बात की चर्चा होती है। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कई बार लोग कहते हैं कि पत्रकार उस माइंडसेट का होगा इसलिए ये बात कह रहा है। लोगों के बीच चर्चा होती है कि लालू प्रसाद यादव के लिए यादव का मतलब तेजस्वी यादव है। इस बात की चर्चा होती है कि क्या राजद में कोई ऐसा चेहरा यादव का नहीं है जो कि सीनियर हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको लगता हो कि भाई अरे रुक तो जाइए वसीम भैया, आपके अंदर की मैं बिल्कुल अभिषेक भाई की इस बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल अभिषेक भाई की इस बात से सहमत हूँ। यही एक कारण है जिस कारण से बिहार अब तक विकास के उस छोर पर नहीं पहुंचा जहां होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 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 क्या है ना, ये दौर राजनीति की है, ये दौर इस तरीके से राजनीति की है कि सभी ने बिहार को सिर्फ अपने बैठने का एक बड़ा बेहतरीन सोफा समझा है, किसी ने आम जनता की बात नहीं की। पहले नेता जनता के लिए घूमते थे, अब जनता नेताओं के लिए घूमती है। फर्क समझिए, जैसे यादव ने अपना नेता लालू प्रसाद यादव को माना और फिर लालू यादव ने पूरी की पूरी प्राथमिकता या उनके तहत या उनके द्वारा या उनके नेताओं के द्वारा तेजस्वी यादव को दी गई, ठीक उसी प्रकार एक दूसरी राजनीति भी शुरू हो चुकी है ना। ठीक उसी प्रकार उसके समक्ष एक और राजनीति शुरू हो गई। उनके विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी राजनीति की समीक्षाओं को बदल दिया। जैसे एक तरफ यादवों की बात होती है तो एक तरफ उसके काउंटर करने के लिए हिंदुओं की बात होती है। तमाम हिंदू जो हिंदू हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये आप देख रहे होंगे बार बार हर एक चुनाव में नजर आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ज़मीन पर जाइएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाइएगा तो मालूम चलेगा कि बहुत सारे, आप जिस मैदान पर खड़े हैं, गांधी मैदान पर खड़े हैं, यहाँ हज़ारों युवा हैं, सभी मतलब मोस्टली 80% हिंदू भी होंगे, लेकिन सबकी विचारें अलग होती है। ठीक उसी प्रकार यादवों की भी विचारें अलग है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिहार को जहाँ पहुँचना था वहाँ अब तक नहीं पहुँचा है। लालू प्रसाद यादव के 95 से लेकर 2005 तक और नीतीश कुमार के 2010 से लेकर के 2025 तक के रीजन में बिहार अपनी गति से वापस गति की ओर बढ़ रहा है।
चलिए शुक्रिया। हाँ जल्दी आदित्य मैं बोलूँगा कि कल जब रिजल्ट आएगा तो दो चीज़ों पे चर्चा होगी। अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो कहा जाएगा कि भाई तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि मैं युवा हूँ, मुझे लंबी राजनीति करनी है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि भाई मैं एक एक घर में नौकरी दूंगा, मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं इंडस्ट्रीज लगाऊंगा, इन सब चीज़ों पे मुहर लग जाएगा कि भाई तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि भाई मैं अगर आ गया तो मैं इन तमाम चीज़ों को करूंगा। अगर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आती है, अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती, अगर नीतीश कुमार की सरकार बन जाती है तो इस बात पे मुहर लग जाएगा कि लोगों ने जंगल राज, जो लगातार एनडीए गठबंधन की तरफ से दावा किया जाता है कि भाई जंगल राज वापस नहीं लाना है, जो एनडीए गठबंधन की तरफ से मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। पैमाना ये नहीं होता है, किसी भी वादों का परिणाम ये पैमाना बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ होता तो 2014 में जब केंद्र सरकार बन रही थी, जब 2000 में रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अगर वादों की बात कीजिएगा, मैं तेजस्वी का कोई समर्थक नहीं हूं, मैं एक पत्रकार के तौर पर बता रहा हूं आपको। 2014 में जब चुनाव हुए थे, जनरल आम चुनाव, आम लोकसभा चुनाव हुआ था, अमित शाह ने पहले बोला था कि 16 लाख आपके खाते में जाएंगे, 15 लाख। चुनाव जीता और जीतने के बाद क्या बोला गया? जुमला है कि जुमला है। तो एक मिनट, अरे भाई मेरे तरफ माइक ला दो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भैया एक सेकंड, मैंने क्या कहा? मैंने कहा रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट नहीं बताता नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको क्या बताऊं? अरे वसीम रिजल्ट नहीं बताता है। एक मिनट, अरे वसीम यार सुन तो लीजिए। आप सुन लीजिए। अरे भाई आप सुन लीजिए। मेरी बात। रिजल्ट नहीं बताता है, वोटिंग का प्रतिशत बताता है, वोटर्स कितने पढ़े, कहाँ पढ़े, ये परिणाम नहीं बताता है। परिणाम से पहले वोटर बताता है। और मैंने जब शुरू किया ये डिबेट, तभी मैंने कहा कि महागठबंधन अगर हारती है, एक बात की जवाब दे दीजिए। जो आपने कहा कि भाई केंद्र ने ये कहा और उसके बाद से जब वोट गिर गया तो केंद्र ने वो पूरा नहीं किया, कहते जुमला है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? टाइम है आपके पास। हाँ 30 सेकंड क्या तुम सुनोगे मेरे से, काट देना ये भी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि ये मुहर लग जाएगा कि वो कर देगा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मुहर इस बात पर मैं भी वही ये कह रहा हूँ कि 2019 में फिर लोकसभा में अमित शाह की ही सरकार बनती है सर, 16 लाख ना मिलने के बावजूद भी। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं सुन लीजिए मेरी बात। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन करेगा आगे, कौन उस वादे को पूरा कर देगा। मैंने ये कहा कि किसके वादों पर कल हम लोग बातचीत करेंगे। वादे पे अगर मोहर, अगर आप ये कहते हैं कि इनके वादे को नकार दिया गया, तो मैं ये कहता हूं कि वोटिंग ही बताता है ना, वादे को नकार दिया गया। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं कि सबने सुन लिया था कि ये जुमला है, 16 लाख का दायरा खत्म हो गया, फिर भी आम सभा में, आम लोकसभा चुनाव में अमित शाह को जिताया गया था। फिर कल बातचीत करेंगे। कल हम लोग पूरे दिन अब लाइव रहेंगे, हमारे साथ वसीम रजा रहेंगे, अभिषेक जी रहेंगे। कल पूरे दिन भर पल पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। इन लोगों ने अपना अपना मत रखा, अपनी बातों को इन्होंने रखा, इनकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर सब हम लोगों ने जाना और आगे भी आपको बताते रहेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।